Hello students and my name is Nikhil Saini. Welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. तो आज के वीडियो लेक्चर में फिर से हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के बारे में, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और उसके साथ साथ हम एडिटोरियल पे डिस्कशन करेंगे। अगर आप ये एनालिसिस पहली बार देख रहे हैं और पुराने वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अंदर हम डेली द हिंदू के बारे में भी बात करेंगे और उसके अलावा पर वीक आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस भी आते रहेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और एक चीज़ मैं आपको मेरी तरफ से अश्योर कर सकता हूँ कि जो भी चीज़ चैनल के ऊपर आएगी वो फुल प्रूफ आएगी और उसमें किसी भी तरीके की कमी नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो क्या दिया गया है आज की हेडलाइंस में? यूएपीए गेव एन इम्पेटस टू फाइट अगेंस्ट टेरर मोदी। यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि ओरिजिनली 1967 में बना था, ये ओरिजिनली कब बना था? 1967 में, और इसे अमेंड किया गया 2019 में। तो हमारे लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर यहाँ पे मेन हम डिस्कशन करेंगे कि ये क्या चीज बताई गई है, तो उसके बारे में जान लें। तो पहले क्या होता था कि अगर किसी को हमें टेररिस्ट बताना है, अगर किसी इंसान को हम टेररिस्ट बताना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उस इंसान को किसी ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ेंगे। अगर वो किसी भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है देन ही इज टेररिस्ट। अब यूएपीए 2019 के बाद क्या कहता है कि इंडिविजुअल भी टेररिस्ट हो सकता है, तो उसे डिटेन किया जा सकता है, उसे क्यों है गिरफ्तारी के अंदर लाया जा सकता है। इस चीज का आपको ध्यान देना है, ये चीज यहाँ पे बताई गई है। और इसी चीज को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि अब सिर्फ हम उन नक्सल्स को नहीं पकड़ रहे जिनके हाथ में बंदूक है, बट उनको भी पकड़ रहे हैं जो पेन के थ्रू, अपनी कलम के थ्रू नक्सलवाद को फैला रहे हैं। तो ये जानकारी यहाँ पे हमें दी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यूएपीए के अंदर क्या अमेंडमेंट आया, वो इस तरीके से अमेंडमेंट आया, इस चीज को आपको ध्यान देना है और इस चीज की आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं आज के एडिटोरियल की, जिसके अंदर डिस्कस किया गया है COP27। हाल फिलहाल में हम ये देख पा रहे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो काफी ज्यादा खराब है डेवलपिंग कंट्रीज की। उसके पीछे काफी ज्यादा रीजंस मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे कोविड-19, रशिया वॉर इन यूक्रेन, ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न, पूरी इकोनॉमी ही नीचे चल रही है। बट इन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने जो है वो है ग्रीन हाउस इमिशन। ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। तो अब इस चीज को काबू करने के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है? तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि अब आ रहा है हमारे सामने COP27। हमें COP27 के अंदर जैसे कमिटमेंट हमने COP21 में, दैट इज पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015, जिसके अंदर हमने कमिट किया था कि हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे। दूसरा COP26, जिसको हम ग्लासगो अग्रीमेंट भी कहते हैं, जिसके अंदर हमने ये डिसाइड किया था कि हम डिफॉरेस्टेशन को कम करेंगे। तो इससे भी बढ़कर कोई हमें कदम उठाना है, इससे भी बड़ा कोई कदम उठाना है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सके और ऐसी घटनाएं हमारे सामने ना घटे। इश्यूज क्या आ रहे हैं इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। भले ही इतने बड़े बड़े वादे किए गए हों, इतने बड़े बड़े कमिटमेंट किए गए हों, बट दिक्कत ये आ रही है कि जो रिच कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो अभी भी इतना ज्यादा कार्बन इमिशन कर रही है, इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कर रही है कि जिसकी हद नहीं है। बट अगेन दे आर नॉट पेइंग फॉर इट, वो पे नहीं कर रहे हैं, जितना उन्हें फाइनेंस करना चाहिए उतना वो फाइनेंस नहीं कर रहे हैं। इन्होंने जो प्लान्स बनाए हैं, इन्होंने जो स्टेप्स उठाए हैं, वो इतने ज्यादा इनएडिक्वेट हैं कि वो किसी भी तरीके से 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव नहीं कर सकते। ये हो ही नहीं सकता। और जो टेम्परेचर को हम 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना चाहते हैं, उससे बिलो रखना चाहते हैं, वो चीज नहीं हो पाएगी। अब COP27 को सक्सेसफुल बनाने के लिए दो चीजों पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहले जो कंट्रीज जिनकी जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभा रहे हैं, उन्हें बताइए कि आप यहाँ पे पीछे हट रहे हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, इस चीज पे आपको निगरानी रखनी है और आपका जो काम है उतना तो आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेगी। दूसरी चीज हमने देखा कि रिच कंट्रीज की जब बात आती है अपनी प्रॉब्लम के अंदर रिसोर्सेज को अक्यूमुलेट करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना, तो वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि
2008 और 2009 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके अंदर हमने देखा कि कितने आसानी से उन्होंने पैसे जो है इकट्ठे कर लिए और अपने आप को रिवाइव कर लिया। दूसरी चीज कोविड-19 के अंदर भी उन्होंने आसानी से अपने रिसोर्सेज एक्यूमुलेट किए और इस चीज को फाइट कर लिया। जब मैं आसानी से कह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री। तो अब जब बात आती है यूएन का ये गोल कि 100 बिलियन डॉलर्स जो है वो एक्यूमुलेट करें, 100 बिलियन डॉलर्स को वो मैनेज करें इन 1 ईयर सो दैट दे कैन फाइनेंस द डेवलपिंग कंट्रीज इन फेसिंग देयर फाइनेंशियल क्रंच, और जिससे वो ऐसे स्टेप्स ले सके ताकि पॉल्यूशन ना बढ़े। और अगर ऐसे कोई स्टेप्स नहीं लिए गए, इस तरीके के कदम नहीं उठाए गए डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा, तो इस चीज का ध्यान देना जरूरी है कि हमारा अर्थ जो है वो ऐसा हो जाएगा कि हम रह भी नहीं पाएंगे। तो जो चीजें उन्हें पे करनी है, अगर उन्हें पैसे पे करने पड़ रहे हैं, तो वो काफी ज्यादा कम है कंपेयर टू दैट कंडीशन व्हेन दे विल हैव अ अर्थ विच दे वोंट बी एबल टू लिव ऑन। इस तरीके की कंडीशन हो जाएगी यहाँ पे। हम बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर ने अनाउंस किया है कि वो 2050 तक नेट जीरो इमिशन तक पहुंच जाएगा, और ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसका कार्बन इमिशन है 0.1% ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट। के लिए ऐसी कंट्री है जो आगे आई है और उसने ये कहा है कि इस तरीके से हम जो है नेट जीरो इमिशंस की तरफ जाएंगे। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं इंडिया की कंडीशन की। तो इंडिया कब आएगा नेट जीरो के ऊपर? तो इंडिया ने डेट दी है 2070। और उसके बाद जो दूसरी कंट्री है जो इंडिया से ज्यादा इमिशन कर रही है वो है चाइना। चाइना ने अपने लिए डेट डिसाइड करी है 2060। दोनों कंट्रीज ने जो 2050 का गोल था उसे थोड़ा पुश कर दिया। जो हम फेज आउट करने वाले थे उसको फेज डाउन कर दिया इन्होंने। बट फिर भी ये चीज सही है कि एटलीस्ट वो उस समय तक पहुंच पाए। दूसरी चीज, जो हमने डिसाइड किया है, भले ही हमने ग्रेजुअल फेज के अंदर डिसाइड किया है, भले ही हमने कट डाउन कर दिया है चीजों को, बट एक चीज को ध्यान देना जरूरी है कि हमें ग्रेजुअल फेज के अंदर धीरे धीरे अब रेन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना पड़ेगा। हमें धीरे धीरे इस तरफ जाना पड़ेगा, वरना हम उस चीज को फेस नहीं कर पाएंगे। इंडिया मेजर प्रॉब्लम क्या फेस कर रही है, किस तरीके से वो रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ नहीं जा पा रही? पहली चीज तो ये 12 महीने चले प्रॉपरली ऐसा नहीं है, वेदर कंडीशंस चेंज होती है तो एनर्जी आउटपुट चेंज हो जाती है। दूसरी, ट्रांसमिशन ग्रिड जो है वो वीक है। पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पैसे ही नहीं होंगे तो किस तरीके से रिसोर्सेज डेवलप करेंगे? तो अब इन सारी चीजों का सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो सोल्यूशन ये है कि हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि जो पॉल्यूटिंग एजेंट्स है, सोर्स ऑफ पॉल्यूशन है, वहां पे हमें कार्बन टैक्स लगा देना चाहिए और वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। दूसरी चीज, हमें सारी कंट्रीज को ये बोलना चाहिए कि आप जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर सब्सिडीज दे रहे हैं उन्हें हटा दीजिए। क्लाइमेट प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सकती है वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसी बैंक जो काफी ज्यादा बड़ी और उनके पास रिसोर्सेज भी काफी अच्छे हैं। बहरहाल जिस तरीके से कॉप 26, 21 इन सारी चीजों में कमिटमेंट दिए गए, हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कॉप 27 से। बट एक चीज तो रियलिटी है कि अगर कोई कदम नहीं उठाया गया तो आगे जाके कंडीशन इतनी बिगड़ जाएगी कि हम ढंग से रह भी नहीं पाएंगे। Prime Minister Narendra Modi said that one nation, one police uniform is ideal. अब यहाँ पे दो तीन चीजें ध्यान देने वाली जरूरत है जो मैं इस आर्टिकल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर अपने निर्णय लेती है और हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग अलग नियम हो सकते हैं, अपने अलग अलग कायदे हो सकते हैं एंड रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं, जिसमें कोई भी तरीके की पाबंदी नहीं है, पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ किया है। तो क्यों यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी टिप्पणी दी, इसके पीछे की बात समझते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए कि वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ये चीज सही है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा क्लियरली कि मैं किसी भी तरीके से अपने व्यूज आप लोगों पे इम्पोज नहीं कर रहा। उन्होंने सभी होम मिनिस्टर्स को बोला कि अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है और आप सब लोग इस चीज के बारे में सोचें, आपस में विचार विमर्श करें, क्योंकि मुझे लगता है कि एक नेशन के अंदर अगर एक राशन कार्ड है, एक नेशन के अंदर अगर एक मोबिलिटी कार्ड है, एक नेशन के अंदर अगर एक साइन लैंग्वेज है, तो उसी तरीके से एक नेशन के अंदर जितने भी पुलिस वाले हैं उनकी सबकी यूनिफॉर्म सेम होनी चाहिए। तो इसको इम्पोज नहीं किया गया किसी भी तरीके से, और ये क्लियरली और स्पेसिफिकली मेंशन किया गया। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 7 शेड्यूल के अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर दिया गया है, जिसपे स्टेट अपने अपने कायदे कानून बनाते हैं जो हर एक स्टेट के अंदर वेरी कर सकते हैं।
So this was all about today's video lecture. Thank you very much for watching. I hope you like this video lecture. Thank you very much.